तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सामने इंस्पेक्टर स्टील की स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। वाट यू से? वही जो तुम्हारे कानों ने सुना है। मुख्यमंत्री को लेकर जिस विशेष विमान ने अभी अभी राजनगर एयरपोर्ट से हवा में उड़ान भरने के लिए अपने पंखे फैलाए हैं, उसमें एक बेहद शक्तिशाली बम रखा हुआ है। अब अगर मैं अपने हाथ में थमे रिमोट के स्विचों से जरा भी छेड़खानी कर दूं तो जानते हो क्या होगा? विमान और उसमें सवार हर शख्स के चिथड़े की बारिश होगी इस शहर पर। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारी बातों का? सबूत मैं तुम्हें 1 सेकंड में दे सकता हूं कमिश्नर, लेकिन सोच लो, सबूत के साथ तुम्हें इस देश के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की चिथड़े में बटी लाश का तोहफा भी मिलेगा। क्या चाहते हो? गुड। अब आईना लाइन पर। मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैसेज भेज दो, जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाती तब तक प्लेन राजनगर एयरपोर्ट से दूर ना जाए, वह एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काटता रहे। अगर प्रशासन को मेरी बात मंजूर है तो अब से ठीक 1 घंटे बाद किसी व्यक्ति को सफ़ेद झंडे के साथ एयरपोर्ट के रनवे पर दौड़ा देना, मुझे पता चल जाएगा। और सुनो, विमान हर समय मेरी नज़र में है। उसे नीचे उतारने की या उसके सवारों को पैराशूट से कूदने की कोशिश की तो उसका अंजाम विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ तुम्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी को आदेश देना है कि वे प्लेन से रेडियो संबंध नष्ट कर दे। पसीने से यूं तरबतर हो गया कमिश्नर की सारा शरीर मानो उन पर घड़ों पानी डाल दिया गया हो। ओफ, हमें तुरंत ही इस सनसनीखेज घटना की खबर ऊपर देनी होगी। ओह, अब किसका फ़ोन? कमिश्नर ने रिसीवर रखते ही फ़ोन बज उठा। एक झटके से रिसीवर उठाकर कमिश्नर ने उसे अपने कान से लगाया। मैं डॉक्टर अनीस बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब, खुशियाँ मनाइए। मेरा वर्षों का जी तोड़ प्रयास और आपका सपना रंग ले आया। आप उस कारनामे देखने के लिए मेरी लैब तुरंत पहुँचिए। उत्तेजना ने कपा डाला कमिश्नर गुप्ता का सारा बदन। अनीस, सुनो अनीस, मैं तुम्हारी सफलता पर बेहद खुश हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारी उस सफलता को देखने तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। इसी के साथ कहीं सक्रिय हो उठा कोई। इधर राजनगर एयरपोर्ट के ऊपर घूमता यह विशेष विमान जो फ्रांस जाने के लिए उड़ा था, जिसके सवारों के चेहरे पर मौत का तांडव होता साफ नजर आ रहा था। प्लेन में बम रखा है, पर कहाँ? मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है, हम नहीं बचेंगे। हे ईश्वर, हमारे बाद बिहार मार रहने वाले हमारे 9 बचवा और उनकी इकलौती अम्मा का क्या होगा? हम तो मुफ्त में फ्रांसवा की सैर करने के लालच में फंस गया। मुख्यमंत्री महोदय ने खड़े होकर सभी को सांत्वना दी। संयम बनाए रखिए साथियों, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। विमान में जो बम मौजूद है उसके फटने की नौबत नहीं आएगी। नीचे मौजूद प्रशासन सब संभाल लेगा। काश नीचे से रेडियो संबंध भी विच्छेद ना हो जाता तो हमें नीचे होती कार्यवाही की सूचनाएं तो प्राप्त होते रहती। नीचे जो करना है जल्दी कीजिए सर। प्लेन का ज़्यादा देर तक हवा में रहना भी ठीक नहीं है। हमारे पास उस आतंकवादी की मांग को मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक है, सफ़ेद झंडे का संकेत देने का प्रबंध करो। तुरंत ही बीच रनवे पर सफ़ेद झंडा लेकर दौड़ रहा था एक व्यक्ति, जिस पर टिकी हुई थी पत्रकार समूह में मौजूद इस पत्रकार की गिद्ध सी निगाहें। सफ़ेद झंडा मतलब हमारी मांग मान ली गई। अब कुछ ही पलों में 50 करोड़ रुपये मेरे हाथ में होंगे और तुम होगे राजनगर सेंट्रल जेल में। कौन हो तुम? और एक प्रतिष्ठित पत्रकार से ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कितने बड़े पत्रकार हो ये तुम्हारी कार्यशैली ही बता रही है, जो अन्य पत्रकारों से एकदम भिन्न है। सभी पत्रकार कवरेज करने में व्यस्त है और तुम उस सफ़ेद झंडे वाले को देखने में। और तुम पत्रकार नहीं आतंकवादी हो, ये बात अभी धाड़ साबित हो जाएगी। दूसरे ही पल अपने असली रंग में आ गया वह पत्रकार। ठीक पहचाना तूने, मैं वही हूँ जिसने मुख्यमंत्री जी के विमान में बम रखा है, और उस बम के रिमोट का संबंध भी मुझसे है, क्योंकि मैं तेरे शरीर को छलनी बना दूंगा, लेकिन तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उस आतंकवादी की गन से निकली गोलियां की वह बाढ़ उसके आगे बढ़ते कदमों को न रोक पाई। ये बच्चों वाला खेल खेलना छोड़ और रिमोट मुझे दे। जल्दी कर, बता कहाँ है रिमोट? बता। नहीं, मैं तुम्हें रिमोट के बारे में नहीं बताऊंगा, हरगिज़ नहीं बताऊंगा। तुमने हमसे धोखा किया है। अब तो प्लेन में बैठा हर आदमी मरे ही मरे। उसने अपना कैमरा तेज़ी से नीचे पटक दिया। कैमरे के ज़मीन से टकराने के साथ ही ओह ये क्या! जिस सिग्नल प्लेयर को हवा में जाना था वह मेरी गलती से ज़मीन पर ही रह गई। ओह, अब मेरे साथियों को रिमोट का स्विच तुरंत दबाने का सिग्नल नहीं मिल सकता। लेकिन चिंता नहीं, समय
पूरा होने के बाद वे मेरा सिर्फ 10 मिनट और इंतज़ार करेंगे। इतने समय वे समझ जाएंगे कि मैं फंस गया हूँ। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास। अब तू चाहे तो इन 10 मिनटों को तू मुझे मारने पीटने में गुजार दे या ऊपर उड़ते प्लेन में मौजूद गणमान्य लोगों को बचा ले। कहर बनकर टूट पड़ा आतंकवादी पर उसका गुस्सा। उसने एक तरफ खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे पास समय बहुत कम है। इन 10 मिनटों में मुझे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देनी है। अपने भरपूर वार से आतंकवादी को बेहोशी की काली दुनिया में पहुंचाकर इधर उस आतंकवादी का साथी एयरपोर्ट पर मौजूद हमारा साथी फंसा हो या नहीं, लेकिन जो समय फिक्स किया गया था वह गुजर चुका है। मुझे ठीक 10 मिनट बाद उस रिमोट का स्विच दबाना है। अरे अब तो उस 10 मिनट के 15 सेकंड गुजर भी चुके हैं। तुरंत ही उड़ान भरो, क्विक। हड्डियों में सिहरन दौड़ा देने वाली उस आवाज़ के मालिक को पायलट भला कैसे इनकार करता। फलस्वरूप 3 मिनट गुजर चुके हैं और बाकी है सिर्फ 7 मिनट। अगले 1 मिनट में हेलीकॉप्टर प्लेन के ऊपर था और अगले कुछ सेकंड में वह खेल रहा था अपनी जान पर। उफ, अजीब दीवाना है, साक्षात मौत से खेल रहा है। अगर जरा भी चूक गया तो। अगले 2 मिनट में वह प्लेन पर था और उससे अगले कुछ सेकंडों में वह विमान के अंदर था। आप कौन हैं? अंदर कैसे आए? पीछे हटो। जवाब देने के लिए अगर वह रुकता तो अगले बहुमूल्य 5 सेकंड में वह पायलटों को निर्देश देने वाला महत्वपूर्ण कार्य न कर रहा होता। खतरा टल चुका है। विमान को नीचे ले चलो, क्विक। पायलट के पास सोचने समझने का समय नहीं था। विमान तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। इधर वह 9 मिनट और 10 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड बाकी है और इन 50 सेकंडों में मुझे प्लेन में रखे बम को ढूंढना है। इस प्रयास में गुजर गए उसके 40 सेकंड, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अपनी स्कैनिंग आई से मैंने प्लेन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन बम कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि बम होने की बात ही झूठी हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा आतंकवादी ग्रुप सिर्फ धमकियों के बल पर अपना काम करवाने की नहीं सोच सकता। बम प्लेन में कहीं है, लेकिन कहाँ? ओह माय गॉड, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बम तो मुख्यमंत्री जी के पास है। वह तेजी से मुख्यमंत्री की तरफ दौड़ा, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी उसके लिए दीवार बन गए। रुको, रास्ता छोड़ो बेवकूफ़, मुझे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने दो वरना सभी मारे जाएंगे। नहीं, हम उन्हें उन तक नहीं पहुंचने देंगे। ओह, जेट प्रणाली की सुरक्षाकर्मी होने के नाते इन्हें किसी भी हाल में किसी को भी मुख्यमंत्री तक पहुंचने ना देने का आदेश है, लेकिन मुझे उन तक पहुंचना है और चूंकि मेरे पास मात्र 5 सेकंड बचे हैं, इसलिए उन्हें बातों से नहीं इस तरह समझाया जा सकता है। रुको। जेट प्रणाली के सुरक्षा कर्मियों को धत्ता बताकर वह मुख्यमंत्री तक पहुंचा। पीछे हटो बेवकूफ़। उफ, सुरक्षा कर्मियों की बेवकूफ़ी की वजह से 3 सेकंड खराब हो गए। अब तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के गले में पड़ी मालाओं को उनके गले से तोड़कर और उसे प्लेन से बाहर फेंक दूं। मालाएं लेकर जब उसने प्लेन से बाहर फेंकी तब 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ एक क्षण बाकी था, क्योंकि एक क्षण बाद ही ये गए राजनगर के मुख्यमंत्री जी और उनके साथी। बड़ाम! हवा में लहराती मालाओं में मौजूद शक्तिशाली बम फट पड़ा और उसकी चपेट में आने से ना बच सका वो प्लेन का पिछला हिस्सा। वह प्लेन के पिछले हिस्से में बम के फटने की वजह से आग लग गई है। वह आग किसी भी समय उधर मौजूद फ्यूल टैंक तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो प्लेन के परखच्चे उड़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि प्लेन अभी रनवे पर तेजी से भाग ही रहा है। उसके रुकने में अभी काफ़ी वक्त लगना है, इसलिए प्लेन के यात्रियों को बचाने के लिए उन्हें चलते प्लेन से नीचे उतरना होगा। प्लेन की इमरजेंसी सीढ़ियों की सहायता से वह अपने प्रयास में तुरंत ही जुट गया। क्षमा करना महोदय, इस तरह आपको थोड़ी चोट तो लगेगी, लेकिन आपकी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। यूं ही एक एक करके उसने सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया। साथ ही दोनों पायलटों ने प्लेन के दरवाजों को खोलकर उससे कूदने में एक पल भी नहीं गंवाया। ठीक यही क्षण था जब फ्यूल टैंक फटने से हुए तेज धमाके में प्लेन का आग का गोला बना दिया। ओह, कौन था वह फरिश्ता जिसने मुख्यमंत्री महोदय व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया? इसी के साथ देखने वालों की आंखों में भर आए आंसू। उस भीषण आग में जलकर राख हो गया होगा उसका जिस्म। अचानक देखने वालों की आंसुओं भरी आंखें विस्मय, हैरत और आश्चर्य से भरती चली गई। फट पड़ने को उतारू हो गई थी प्रत्येक आंख उसे देखकर, जिसका नाम मानो चारों दिशाओं में गूंज उठा था। इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील। कमिश्नर के पास पहुंचकर एकदम मशीनी अंदाज में सैल्यूट मारा इंस्पेक्टर स्टील ने। इंस्पेक्टर स्टील, ऑन ड्यूटी सर। तभी पत्रकारों ने भीड़
पत्रकारों की भीड़ ने कमिश्नर और इंस्पेक्टर स्टील को आ घेरा। सर, क्या आप बताएंगे क्या है ये इंस्पेक्टर स्टील? इंसान और रोबोट का मिला जुला रूप बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए, जिसे हमने विशेष रूप से तैयार किया है अपने फर्ज की रक्षा के लिए, इंस्पेक्टर स्टील 24 घंटे इस शहर की जनता के लिए उपलब्ध होगा। एक आखिरी सवाल, इंस्पेक्टर स्टील नामक यह अनोखा सिपाही है कौन, और इसे रोबो का रूप कैसे दिया गया? सॉरी, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, या जवाब देना नहीं चाहते। आप कुछ भी समझ सकते हैं, प्लीज़ रास्ता छोड़िए। कम ऑन इंस्पेक्टर स्टील। कोई पत्रकारों की भीड़ को चीरते कमिश्नर इंस्पेक्टर स्टील के साथ अपनी गाड़ी में जा बैठे। चलो ड्राइवर ने जिप्सी आगे बढ़ा दी। सड़क पर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ती जिप्सी में, गुड, वेरी गुड, पहले की तरह तुम आज भी अपनी खुली आंखें और खुले दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर लेते हो। सहसा करंट लगने से चौंका इंस्पेक्टर स्टील। पहले की तरह का क्या मतलब है सर? का कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, लड़खड़ा कर रह गई कमिश्नर ऑफ पुलिस की जुबान। और इसी बात ने इंस्पेक्टर स्टील को दूसरा सवाल करने का अवसर दे दिया। सॉरी सर, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं मैं कौन हूं? मेरे इंसान से मशीन बनने के पीछे क्या कहानी है? बताइए सर, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं। पत्थर की मानिंद कठोर हो गया कमिश्नर का चेहरा। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं रखना तुम्हें इस बात के सिवा कि तुम एक सिपाही हो जिसका फर्ज है जुर्म और पाप के अंधेरे में कानून की रोशनी को जलाए रखना और उसकी हिफाजत करना। इस बात के सिवा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है इंस्पेक्टर स्टील। ओके? यस सर। गुड, नाउ कम टू द पॉइंट। जिस आतंकवादी को तुमने एयरपोर्ट पर बेहोश किया था, उसे लेडी सब इंस्पेक्टर सलमा ने गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया है। हम उससे हर राज उगलवाने का जिम्मा तुम्हें सौंपते हैं, राइट? यस सर। मैं इसे बड़ी मुश्किल से समझाने में सफल हो पाया हूँ। मुझे इसके विषय में डॉक्टर अनीस से बात करनी होगी। डॉक्टर अनीस, बहुत खुश हूँ मैं आज मेरे दोस्त, यह देखकर नहीं कि मेरे 5 साल की कड़ी मेहनत तेरे रूप में रंग ले आई, बल्कि यह देखकर कि तू एक नई जिंदगी पाकर 5 साल बाद आज फिर अपने फर्ज की राह पर जुर्म का नाश करने निकल पड़ा है। इंस्पेक्टर स्टील, राजनगर पुलिस का एक अनोखा सिपाही। काश आज तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इस रूप में देखते तो खुशी से नाच उठते, लेकिन ना जाने कहाँ होंगे वे। बीते समय के कुछ लम्हों को याद करके आंसुओं से भरती चली गई डॉक्टर अनीस की आंखें। तभी, डॉक्टर अनीस, हाँ मैं कमिश्नर गुप्ता बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारे अथक प्रयास और मेहनत की बधाई देना चाहूँगा। तुमने इंस्पेक्टर स्टील के रूप में वह सपना पूरा कर दिखाया जिसे 5 साल पहले मैंने और तुमने मिलकर देखा था। लेकिन एक समस्या है अनीस, वह अपने गुजरे हुए कल के बारे में जानना चाहता है। क्या मैं उसे? नहीं कमिश्नर साहब, नहीं, उसके अतीत के बारे में कुछ मत बताना, उसे पागल हो जाएगा वह, उसे सुनकर दीवानगी हावी हो जाएगी उस पर। उसे कुछ मत बताना कमिश्नर साहब, उसे कुछ मत बताना। ठीक है। और ऐसा हुआ कमिश्नर साहब तो मुझे डर है कि आप इंस्पेक्टर स्टील जैसा कानून का रखवाला और मैं अपना वह दोस्त खो दूंगा जिसे मैं बड़ी मुश्किल से दूसरा जीवन दे पाया हूं। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारे पास कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। अगर तुम अब भी अपने ग्रुप, उसके हेडक्वार्टर और सरगना का पता बता दो तो तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है। अपराधियों के लिए कसाई साबित होगा स्टील नामक ये इंस्पेक्टर। जिंदगी चाहते हो या मौत, फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मौत के भय ने उस आतंकवादी को मुंह खोलने के लिए मजबूर कर ही दिया। मैं आतंकवादी ग्रुप ऑक्टोपस का सदस्य। आह, ओह, उफ, पचाक! ये क्या हुआ? इसके मस्तिष्क की नसों से एक विशेष प्रकार की विस्फोट माइक्रोचिप फिट थी। जैसे ही इसने उस चिप के खिलाफ यानी अपने ग्रुप के सदस्य के बारे में बताना चाहा, चिप ने इसके मस्तिष्क को फोड़ दिया। ओह, लेकिन इसने जिस आतंकवादी ग्रुप का नाम लिया वो तो आज से 5 साल पहले लगभग खत्म हो चुका था। आज 5 साल बाद फिर ये कैसे सक्रिय हो गया? यह आतंकवादी ग्रुप ऑक्टोपस, न जाने क्यों यह नाम मुझे सुना हुआ सा लग रहा है। इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क में हथौड़ी की भांति बज रहा था वह एक ही नाम, ऑक्टोपस गैंग। इंस्पेक्टर स्टील नाम है उसका, जिसने न केवल हमारे सफल हो चुके अभियान को असफल किया बल्कि हमारे एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ महान ऑक्टोपस, हमारे गैंग के पहले ही काम का एक इंस्पेक्टर द्वारा विफल होना अच्छा लक्षण नहीं है। आपको याद होगा 5 साल पहले भी हमारी गैंग की तबाही का मुख्य कारण एक इंस्पेक्टर ही था। ऑक्टोपस की
मानिंद फुफकारा ऑक्टोपस। याद है, सब याद है हमें। इस बार ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर स्टील को, इस बार हम अपनी तबाही का कारण नहीं बनने देंगे, बल्कि हम खुद ही उसे तबाह कर डालेंगे। फिर क्रोध से फुफकारता ऑक्टोपस अपने साथियों को न जाने क्या क्या समझाता चला गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मंजिल की तरफ भागती वह राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिस पर टिकी थी कई निगाहें। गाड़ी आ रही है, रेडी, ओके। धड़धड़ाती ट्रेन जैसे ही पुल के नीचे से गुजरी, वैसे ही 160 की तूफानी गति से भागती किसी ट्रेन पर कूदने का मतलब सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाना था। लेकिन कूदने वालों के पैर में अगर शक्तिशाली वैक्यूम कप लगे हो तो यह काम रस्सी कूदने से भी ज़्यादा आसान साबित हो सकता है। ठीक इस तरह, और उन्हीं वैक्यूम कपों के सहारे तेजी से भागती ट्रेन पर चलना मॉर्निंग वॉक करने जितना ही आसान है। ठीक इस तरह कुछ ही देर बाद जंगल में खड़ी राजधानी एक्सप्रेस आतंकवादी गैंग ऑक्टोपस के सदस्यों के कब्जे में थी। आई आह, बचाओ! फिर इंस्पेक्टर स्टील चाहिए हमें। अब से ठीक आधे घंटे बाद अगर वह मधुबनी के जंगलों में खड़ी ट्रेन तक एकदम अकेला नहीं पहुंचा, तो हम राजधानी एक्सप्रेस को मुर्दा एक्सप्रेस बना देंगे। ओह, अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। इंस्पेक्टर स्टील को भेजूं तो मुश्किल और ना भेजूं तो मुश्किल। अरे, ये इंस्पेक्टर स्टील एक कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, हमारी नज़र चुकते ही निकल गया। लेकिन गया कहाँ वह? वहीं वहीं गया होगा वह। सब इंस्पेक्टर सलमा, उसकी कवरिंग का इंतजाम करो, क्विक। मधुबनी के जंगलों में खड़ी राजधानी एक्सप्रेस के अंदर 1 घंटा गुजर गया, लेकिन हमारी मांग का कोई जवाब नहीं मिला है। लगता है पुलिस और इंस्पेक्टर स्टील तक हमारी आवाज़ सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। ठीक कहा, हमारी आवाज़ सचमुच उसके कानों तक नहीं पहुंची है। लेकिन इन बच्चों की अंतिम चीखें उस तक ज़रूर पहुंचेगी। नहीं मम्मी, बचाओ! प्यारे बच्चों, जिसे ऑक्टोपस गैंग खत्म करने की सोच ले, उसे कोई नहीं बचा सकता। आह, आओ देखे। अरे, किसके हाथ में थे वे जिन्होंने कंपार्टमेंट के फर्श को तोड़कर हमारे साथी को नीचे खींच लिया? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं? तुम्हारा बाप जो है यहाँ, जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील, 3 आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर फुर्ती से उस कंपार्टमेंट के नीचे से बाहर निकला और दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगा दी। बुढ़िया, तेरी फरियाद सुनकर तेरे अल्लाह ने कोई अपना बंदा तुम्हारी मदद को भेज भी दिया तो क्या होगा? हमारी गनों से उगला बारूद उसे भी छलनी कर डालेगा। या अल्लाह, भेज कोई अपना बंदा हमारी मदद को। तभी कड़ाक, आओ! ये तुम्हारा वहम है पागल कुत्ते, क्योंकि अभी दुनिया की किसी फैक्ट्री में ऐसा बारूद नहीं बना, आह, जो खुदा के बंदे के सीने को चाक कर सके। इंस्पेक्टर स्टील, खत्म कर डालो इसे। बेहद फुर्ती से उन दोनों आतंकवादियों ने संभाले थे अपने हथियार, लेकिन उससे पहले ही मानो जादू के जोर पर इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में प्रकट हुआ रिवॉल्वर गरजा। अब हथियारों की जगह दोनों अपने अपने घायल हाथ संभाल रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर स्टील अपनी गन का चैम्बर खोलकर उसमें एक विशिष्ट अंदाज में फूंक मार रहा था। गोलियां की आवाज़ सुनकर अपने साथियों की मदद के उद्देश्य से पहुंचे बाकी बचे आतंकवादियों को भी इंस्पेक्टर स्टील क्रोध का शिकार होना पड़ा। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस पर छाया ऑक्टोपस ग्रुप के आतंकवादियों का आतंक समाप्त हो चुका था। काश मैं कानून का रखवाला ना होता तो मेरी गोलियां तुम्हारे हाथों को नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीरों को फोड़ कर निकलती। अब तुम सब पुलिस टॉर्चर रूम में चीख चीख कर अपने ग्रुप और उसके हेडक्वार्टर के बारे में बताओगे। लेकिन तभी, ओह, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैं इनमें से कुछ भी जानने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मस्तिष्क में लगी चिप ने इन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। यानी ऑक्टोपस ग्रुप तक पहुंचने के रास्ते एक बार फिर बंद हो गए। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, सभी रास्ते बंद नहीं हुए। अभी मेरे यानी अष्टांगों के रूप में एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस रास्ते से होकर तू सीधा मौत के मुंह में पहुंचेगा। ओह, एसिड तो पूरी तैयारी से आया है, बचेगा नहीं। तो इंस्पेक्टर ऑक्टोपस ग्रुप का 8वां कमांडर अष्टांगो, जिसके भी पीछे लगा है, उसे खत्म होना ही पड़ा है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऑक्टोपस ग्रुप का 8वां कमांडर अष्टांगो, न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस अष्टांगो को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने इसे देखा है, मगर कहाँ? आह, इंस्पेक्टर स्टील का अष्टांगो के बारे में सोचना उसे भारी पड़ा। अब अष्टांगों को उस पर हावी होने का मौका मिल गया। घूम कर रह गया इंस्पेक्टर स्टील का दिमाग। जब सामान्य हुआ तो उसने अपने आप को विकट स्थिति में पाया। चाहता तो अपनी एसिड गन से तुझे मोम की तरह पिघला देता। तेरा खात्मा करने के उस तरीके में इतना मज़ा नहीं आता जितना इसमें आएगा। ट्रेन जब तेरे शरीर के कई टुकड़ों में बांट कर गुजरेगी तो बात ही कुछ और होगी। अष्टांगो, ट्रेन चला चुका है। अब ट्रेन के पहियों से मेरे शरीर को काटने से कोई नहीं बचा सकता। मौत
रूपी ट्रेन पल प्रतिपल इंस्पेक्टर स्टील की तरफ बढ़ रही थी और वह असहाय उसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने मस्तिष्क को कुछ देर कहीं और उलझाने का यह भयंकर परिणाम सामने आएगा, ये मैंने सोचा भी ना था। और उस समय तो ट्रेन उससे कुछ फीटों की दूरी पर ही थी। जब शुक्र है मैं अपने निशाने से इंस्पेक्टर स्टील के बंधनों को तो तोड़ पाई। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होगा। ऊपर से बरसी उन गोलियों ने उसके बंधनों के परखच्चे उड़ा दिए। गोलियां चलाने वाली थी ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर में सवार सब इंस्पेक्टर सलमा खान। सब इंस्पेक्टर सलमा खान का सोचना सही था। इंस्पेक्टर स्टील को उस आज़ादी से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह बचने के लिए उछलने की जगह पटरी पर बैठ गया था और ट्रेन के पास आते ही उसने इंजन पर छलांग लगा दी, शायद मरने के लिए। इसी के साथ ट्रेन के इंजन में मौजूद अष्टांगों लगा उठा एक वहशी ठहाका खत्म हुआ इंस्पेक्टर स्टील। तभी अष्टांगों के सामने आ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर स्टील। हाँ अष्टांगों, मैं भड़ाक इंजन पर छलांग लगाकर तेरी सामत बनकर तेरे सामने पहुंचने में मुझे कितनी देर लगनी थी। इंस्पेक्टर स्टील के एक ही भरपूर वार ने अष्टांगों को इंजन से बाहर उछाल दिया। तुम ट्रेन संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। अब नीचे गिरा अष्टांगों अपनी गन संभालता उससे पहले ही अष्टांगों को अपाहिज बनाने के बाद अपनी गन में विशिष्ट अंदाज से फूंक मारना नहीं भूला इंस्पेक्टर स्टील। और इंस्पेक्टर स्टील के इसी विशिष्ट अंदाज ने सब इंस्पेक्टर सलमा खान को बुरी तरह चौंका दिया। ये एक्शन, इस एक्शन को तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह वह नहीं हो सकता। वह तो मर चुका है। 5 साल पहले मैंने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन यह एक्शन तो उसी का। क्या सोचने लगी सब इंस्पेक्टर सलमा? अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आतंकवादियों की लाशें उठाने का प्रबंध करो। ओके सर। कमिश्नर गुप्ता की आवाज़ ने भंग की सलमा खान की तंद्रा। वह तुरंत ही अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ऑक्टोपस ग्रुप के आतंकवादियों को उठाने में जुट गई। इधर अष्टांगों को गिरफ्तार किया खुद इंस्पेक्टर स्टील ने। तुम जैसे एक एक कानून के दुश्मनों को जेल की अंधेरी काल कोठरियों के सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही चैन से बैठेगा इंस्पेक्टर स्टील। समाप्त।